नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, यूपी होमगार्ड 2026 के एग्जाम्स के लिए आप सभी लोगों के लिए इस चैनल पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट चलाए जा रहे हैं और आज इसका ये मॉक टेस्ट नंबर 4 है। इसके पहले 3 महत्वपूर्ण मॉडल टेस्ट पेपर को हमने आपसे विस्तृत व्याख्या के साथ डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उन्हें प्ले में जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो टेस्ट पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं ये घटना चक्र पब्लिकेशन के हैं और हमारी कोशिश इसमें यह है कि इन टेस्ट पेपर को विस्तृत व्याख्या के साथ कवर किया जाए, जिससे कि आपकी आगामी परीक्षाओं में अगर सवाल ना भी रिपीट हों तो आप उनकी व्याख्या से उनके उत्तर जो है बहुत सहजता के साथ दे पाएँ। तो एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, क्या आप सभी लोगों को अच्छे से आवाज़ आ रही है? तो हम क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। आज की हमारी क्लास का पहला सवाल है, WPI का पूर्ण रूप क्या है? होल प्राइस इंडेक्स, वॉल प्राइस इंडेक्स, होल प्रिंट इंडेक्स या होलसेल प्राइस इंडेक्स? बताइए, WPI का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों, होलसेल प्राइस इंडेक्स, डी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। WPI का फुल फॉर्म दोस्तों, WPI को हिंदी में क्या कहते हैं? थोक मूल्य सूचकांक कहते हैं। अच्छा, WPI जो है जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। कई परीक्षाओं में ये जो सवाल पूछा गया है, इसलिए पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, WPI में हम शामिल किसको करते हैं? तो इसमें हम केवल वस्तुओं को शामिल करते हैं, केवल वस्तुओं को शामिल करते हैं। इसमें हम सेवाओं को शामिल नहीं करते हैं, इसमें सेवाएं जो हैं वो शामिल नहीं होती हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, मेन पॉइंट है इसका। अच्छा, ध्यान रखिएगा, ये जो थोक मूल्य सूचकांक है, ये थोक स्तर पर भारत में जो वस्तुओं की कीमतें हैं उसमें उतार चढ़ाव को दर्शाने के लिए इसको जो है मापा जाता है। अच्छा, जब हम इन्फ्लेशन की गणना करते हैं, मुद्रास्फीति की गणना करते हैं, तो उसमें हम WPI का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है, इसमें शामिल है आउटक्रॉस्ड बजट, कर बजट, पूंजीगत बजट या राजस्व बजट? बताइए, सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है, इनमें से कौन सा है जो शामिल है? तो कौन सा है? तो राजस्व बजट इसमें शामिल है। दोस्तों, राजस्व बजट में क्या शामिल होता है? तो इसमें सरकार की वे प्राप्तियां व खर्च होते हैं जिनसे भविष्य में कोई संपत्ति का निर्माण नहीं होता है। लेकिन जब आप पूंजी बजट में जब आप देखेंगे तो पैसे उसमें जब इन्वेस्ट करते हैं, तो जैसे आपने कोई मशीन खरीदी, फिर आपने इंडस्ट्री लगाई, फिर इससे रोजगार का सृजन हुआ, फिर इससे आगे पैसे बने, फिर ये प्रक्रिया आगे बढ़ती जाती है, जिससे पूंजी का क्या होता है? निर्माण होता जाता है। लेकिन राजस्व बजट में क्या है? जैसे आपने वेतन दिया, पेंशन दिया, तो इससे कोई पूंजी निर्मित नहीं हो रही है। ठीक है, इसलिए चालू वित्तीय वर्ष में कौन सा शामिल है? तो राजस्व बजट शामिल है। और पूंजीगत बजट जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इन्वेस्टमेंट। हमारा अगला सवाल, केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह GST कानून किस वर्ष लागू किया गया? आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, GST कानून जो है कब लागू किया गया है? 2017, 2019, 2021 या 2015? बताइए, किस में लागू किया गया है? तो कब लागू किया गया है? तो 2017 में लागू किया गया है और 2017 में भी 1 जुलाई को लागू किया गया है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसे किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया है? तो 101वें संविधान संशोधन के तहत। किसे? 101वें संविधान संशोधन के तहत जो है इसे लागू किया गया है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये भी सवाल पूछा जा चुका है। अच्छा, GST क्या है? एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, आप सभी लोगों को ये बात पता होगी। और एक राष्ट्र एक कर इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। चलिए हमारा अगला सवाल, गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय का त्यौहार मनाया जाता है? बताइए, कहाँ पर मनाया जाता है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र? तो गुड़ी पड़वा जो है ये महाराष्ट्र का एक प्रमुख त्यौहार है। दोस्तों, इसे मराठी नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। जो गुड़ी पड़वा है इसे मराठी नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है, मराठी नववर्ष। अगर आपसे पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मराठी नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है, तो गुड़ी पड़वा को जाना जाता है। अच्छा, इसी गुड़ी पड़वा को आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में एक अन्य नाम से जाना जाता है। इसे कहा जाता है उगादि कहा जाता है या युगादि कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और ये चैत्र माह के जो है पहले दिन पड़ता है। अच्छा, इसे क्यों मनाया जाता है? तो जब नई फसल आती है तो उसकी खुशी में जो है इसको मनाया जाता है।
हमारा अगला सवाल, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? केलकर टास्क फोर्स, श्रीरंगराजन समिति, बेसल समिति या रेखी समिति? बताइए किसके द्वारा जो है सर्वप्रथम जीएसटी का विचार जो है प्रस्तावित किया गया था? तो दोस्तों सबसे पहले केलकर टास्क फोर्स के द्वारा जो है जीएसटी का विचार प्रस्तावित किया गया था। अच्छा, यहाँ पर जो श्रीरंगराजन समिति आपको देखने को मिल रही है, इसका संबंध किससे है? तो ये गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित है। ठीक है, इसका संबंध किससे है? तो गरीबी रेखा के निर्धारण से, गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित है ये। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो केलकर टास्क फोर्स है, इसने जीएसटी का जो विचार है ये कब जो है प्रस्तावित किया था? तो 2003 में। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छा, जीएसटी में एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, जीएसटी जो काउंसिल होती है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष होते हैं वित्त मंत्री। ठीक है, जीएसटी के जो काउंसिल होती है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वित्त मंत्री इसके जो है अध्यक्ष होते हैं, वित्त मंत्री अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो में से क्या कहलाती है? आउटक्रॉस्ड अर्थव्यवस्था, हाइब्रिड अर्थव्यवस्था, मर्ज्ड अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था? बताइए। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार भी भागीदारी हो और निजी क्षेत्र की भी भागीदारी हो, उस अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको हम बाद में समझते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अर्थव्यवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो एक तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, एक तो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है और तीसरी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें निजी क्षेत्र का पूर्ण नियंत्रण होता है और समाजवादी अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। अच्छा, ये नियंत्रण किस पर होता है? तो जो संसाधन होते हैं उनके खनन पर और उत्पादन पर जो है सरकार का नियंत्रण होगा, तो उसे क्या कहा जाएगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। लेकिन अगर सरकार और जो है निजी क्षेत्र दोनों हों, सरकार और निजी क्षेत्र जब दोनों हो तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। इसमें दोनों के द्वारा जो है इंडस्ट्री लगाई जाती है, नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए हमारा अगला सवाल, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कपास उत्पादन से, डेयरी उत्पादन से, मत्स्य पालन उत्पादन से या फिर जल प्रदूषण से संबंधित है? बताइए नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह मत्स्य पालन उत्पादन से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। अच्छा, ये जो नीली क्रांति है इसके जनक किसको माना जाता है? हर जगह ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके जनक कौन माने जाते हैं? इसके जनक माने जाते हैं नीली क्रांति के हीरालाल चौधरी, हीरालाल चौधरी। ठीक है, और इसके अलावा है अरुण कृष्णन, अरुण कृष्णन। ये दो व्यक्ति हैं जिनको जो है नीली क्रांति का जो है जनक माना जाता है। ठीक है, अच्छा, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो ये दूध से संबंधित है। किससे संबंधित है? डेयरी उत्पादन से। कौन से संबंधित है? श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति। ठीक है, चलिए, अच्छा, नीली क्रांति को कब स्टार्ट किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना में? तो ये भी ध्यान रखना है, 7वीं पंचवर्षीय योजना में, 7वीं पंचवर्षीय योजना में जो है इसको शुरू किया गया था। हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? सर नौरोजी टाटा, सर जमशेदजी नुसरवानजी टाटा, सर दोराबजी टाटा या सर नवल टाटा? तो दोस्तों टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक कौन थे? सर जमशेदजी नुसरवानजी टाटा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसकी स्थापना इन्होंने कब किया था? तो 1907 में किया था। कहाँ पर? जमशेदपुर में, जमशेदपुर। ये कहाँ पर है? तो ये झारखंड में है। वर्तमान में कहाँ पर है? तो झारखंड में। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बताइए। विटीकल्चर, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या पीसीकल्चर? अंगूर की खेती का संबंध किससे है? तो दोस्तों यह विटीकल्चर से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। वहीं जो हॉर्टिकल्चर दिया गया है इसमें किसका जो है उत्पादन किया जाता है? तो इसमें फलों का, फूलों का और सब्जियों का, सब्जियों का, यानी कि इन सब का जो है उत्पादन किसमें किया जाता है? तो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। वही पीसी कल्चर के अंतर्गत किसका उत्पादन किया जाता है? तो पीसी को आप फीसी से याद रखिएगा, तो इसमें मछली उत्पादन से संबंधित है,
मछली उत्पादन से। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। वहीं पर सेरीकल्चर का संबंध किससे है, तो ये रेशम के कीड़ों के पालन से। एक सेकंड, हाँ, रेशम कीड़ों के पालन से। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से, एक सेकंड थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, हाँ, निम्नलिखित में से भारत की जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है, बताइए। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? उप महारजिस्ट्रार, जनगणना अधिकारी, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक या महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त। तो दोस्तों जनगणना के लिए महत्वपूर्ण अधिकारी कौन से हैं? महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त। ठीक है, अच्छा ये जो है किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, गृह मंत्रालय के। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में जो हुए है पहली बार हुई थी। पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में। और उसके अलावा नियमित जनगणना कब से हुई है? तो 1881 से, रिपन के समय से हुई है। और 10 वर्ष के अंतराल पर जो है जनगणना करवाई जाती है। हमारा अगला सवाल, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? औपनिवेशीकरण, शहरीकरण, ग्रामीकरण या अनियोजित विकास। तो दोस्तों जब किसी क्षेत्र में, शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का अनुपात लगातार बढ़ रहा होता है तो उससे किससे संबंधित मानते हैं? तो शहरीकरण कहा जाता है उसे। औपनिवेशीकरण वह होता है जब कोई एक देश दूसरे देश को अपना उपनिवेश बनाता है, जैसे ब्रिटेन ने भारत को उपनिवेश बनाया था और भारत जो है ब्रिटेन के गुलाम था, तो उसे औपनिवेशीकरण कहा जाता है। लेकिन शहरीकरण में जो है शहरी क्षेत्र की जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती है, संसाधनों और जो फैसिलिटी वगैरह होती हैं वो सारी चीज़ें इसमें बढ़ती नज़र आती हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, ओडिशा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है? बताइए। सूर्य मंदिर का जिसने निर्माण करवाया था ओडिशा में, उस शासक का संबंध किस राजवंश से है? चोल राजवंश से, पल्लव राजवंश से, कदम्ब राजवंश से या गंग राजवंश से? बताइए। तो दोस्तों उसका संबंध किससे है? तो गंग राजवंश से संबंधित है। अच्छा इसका निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने। ठीक है, सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने। ठीक, नरसिंह देव प्रथम ने जो है इसका निर्माण करवाया था। अच्छा इसे, सूर्य मंदिर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, ब्लैक पैगोडा। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और यह किसको जो है समर्पित है? तो सूर्य देव को समर्पित है, ये भी आपको ध्यान ही रखना है। उसमें लिखा ही हुआ है सूर्य मंदिर, लेकिन आपको ध्यान रखना है सूर्य देवता को यह समर्पित है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, धारा का एसआई मात्रक क्या है? ओम, मीटर, वोल्ट या एम्पियर? धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो यह है एम्पियर। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अच्छा ओम किसका मात्रक है? तो यह प्रतिरोध का मात्रक है। किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। वहीं पर वोल्ट किसका मात्रक है? तो यह विभवांतर का, विभवांतर का। ठीक है, और मीटर किसका मात्रक है? तो यह लंबाई का। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए हमारा अगला सवाल, ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करती है? दृश्य विकिरण, परावैंगनी विकिरण, अवरक्त विकिरण या हरे विकिरण? तो दोस्तों आपको पता है ओजोन परत जो है परावैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों को जो है अवशोषित करती है। ठीक है, अच्छा ओजोन का सूत्र क्या होता है? तो ये ओजोन का स्रोत होता है O3। ठीक है, ओजोन मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है मुख्य रूप से, और जो क्षोभ मंडल में पाई जाती है उसे बैड ओजोन कहा जाता है, और जो समताप मंडल में पाई जाती है उसे गुड ओजोन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अच्छा ओजोन परत का जो है विघटन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? तो वह गैस है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके द्वारा ओजोन परत का विघटन सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए, एक तत्व के समस्थानिकों में रिक्त स्थान होता है, बताइए, या होते हैं।
तो समस्थानिकों में क्या होता है, उनके समान भौतिक गुण होते हैं, समान रासायनिक गुण होते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है या परमाणु भी संख्या भिन्न होती है। क्या होता है दोस्तों, जो समस्थानिक होते हैं उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु भार भिन्न होते हैं, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या उसमें क्या होती है, भिन्न होती है। तो सी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे एक उदाहरण से समझ लेना है, जैसे हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन आपको मैं दिखा रहा हूँ, 1H1, 1H2, 1H3, इनके परमाणु क्रमांक आप देखेंगे तो तीनों के आपको सेम नजर आएंगे, वहीं परमाणु भार तीनों के क्या हैं, अलग हैं। तो ये क्या है, तो ये समस्थानिक हैं। चलिए, दंत क्षय को कम करने के लिए टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है, लौह, कोबाल्ट, फ्लोराइड या मोलिब्डेनम? बताइए, दांतों के क्षय को कम करने के लिए टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है? तो दोस्तों क्या मिलाया जाता है, तो फ्लोराइड मिलाया जाता है। फ्लोराइड जो होता है दांतों का जो इनेमल होता है इसको मजबूत करने का प्रयास करता है और बैक्टीरिया से जो है लड़ने में मदद करता है। ठीक है, अच्छा, इसकी कमी से जो है दांत जल्दी सड़ने लग जाते हैं। अगर पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाए तो एक रोग हो जाता है, उस रोग को क्या कहा जाता है, फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस कहा जाता है अगर फ्लोराइड की अधिकता हो जाए तो। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला सवाल, ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या है, C4H8, C2H10, C4H10 या C2H6? बताइए, ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो यह है C4H10। सी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, C4H10। अच्छा, ब्यूटेन जो है एक हाइड्रोकार्बन है। अच्छा, इसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, तो हम रसोई गैस में जो LPG सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं उसमें जो है ब्यूटेन गैस मुख्य रूप से होती है, या बिना गंध वाली गैस होती है। लेकिन इसको गंध, जब हम गैस खुली देख लेते हैं तो क्या होता है, हमें महकने लग जाती है कि गैस खुली है। तो उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है महकने के लिए, तो एथिल मरकैप्टन। एथिल मरकैप्टन। ठीक है, महकने के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है, तो एथिल मरकैप्टन गैस मिलाई जाती है, जिसकी वजह से हमें पता चले जो है कि गैस लीक हो रही है। अच्छा, इथेन का सूत्र क्या होता है, इथेन का सूत्र होता है C2H6। ये किसका सूत्र है, तो एथेन का, या इथेन। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, जोंक निम्नलिखित में से किस संघ के अंतर्गत आता है, तो एनेलिडा, सिलेंट्रेटा, प्लेटी हेल्मिंथीस या नेमाटोडा? तो दोस्तों जोंक किसके अंतर्गत आती है, तो ये एनिलीडा के अंतर्गत आती है, माफ कीजिएगा, ये एनिलीडा के अंतर्गत आती है। ठीक है, और केचुआ भी इसी के अंतर्गत आता है, केचुआ भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए, व्हेल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है, स्तनधारी है, पिसीज है, आर्थ्रोपोडा है या उभयचर है? तो दोस्तों व्हेल क्या है, एक प्रकार के स्तनधारी है। व्हेल मछली नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हेल को हम मछली समझते हैं लेकिन मछली नहीं है, मछली नहीं है। व्हेल को मछली में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि यह फेफड़ों से सांस लेती है और बच्चों को जन्म देती है, यह अपने बच्चों को दूध पिलाती है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। व्हेल दुनिया की सबसे बड़ी स्तनधारी जीव है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, चुकंदर के लाल रंग होने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है, बीटानिन, लाइकोपिन, करक्यूमिन या बीटा कैरोटीन? बताइए, चुकंदर का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है, तो ये होता है दोस्तों बीटानिन के कारण। किसके कारण होता है, तो यह बीटानिन के कारण होता है। ए ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। यह एक प्राकृतिक वर्णक है जो चुकंदर को जो है गहरा लाल रंग देता है। लेकिन अगर वहीं बात करें कि लाइकोपिन जो है किस में लाल रंग देने का काम करता है, तो यह टमाटर में। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो लाइकोपिन के कारण होता है। वहीं पर बीटा कैरोटीन किस में पाया जाता है, तो गाजर में पाया जाता है। किस में, गाजर में पाया जाता है। और वहीं करक्यूमिन किस में पाया जाता है, तो ये हल्दी में पाया जाता है। हल्दी में पाया जाता है, जिसकी वजह से हल्दी को जो है पीला रंग प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलेय है, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन ई? अभी मैं आपको एक छोटा सा सूत्र बताऊंगा जिसकी वजह से आप एक बार में याद कर लेंगे कौन सा जल में घुलनशील है, कौन सा वसा में घुलनशील है। तो दोस्तों सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। जल में कौन कौन से घुलनशील होते हैं, तो विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं। और वसा में कौन से घुलनशील होते हैं, वसा में कौन से घुलनशील होते हैं, तो ये होते हैं ए, डी, फिर ई, ठीक है, फिर के। ये चार जो हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं और बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो विटामिन सी जो है वह जल में घुलनशील है। ठीक है, चलिए
चिकनगुनिया रिक्त स्थान मच्छरों के कारण होने वाला एक संक्रमण है, बताइए। चिकनगुनिया जो हो जाता है कौन से मच्छर के काटने से हो जाता है? तो किस मच्छर के काटने से हो जाता है? तो एडीज, ठीक है। एडीज इजिप्टी जो मच्छर होता है, यहाँ पर पूरा लिख देता हूँ, एडीज इजिप्टी, इस मच्छर के काटने से चिकनगुनिया और डेंगू दोनों होता है। यहाँ पर चिकनगुनिया है और यहाँ पर डेंगू भी आप लिख सकते हैं, इसी मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। अच्छा, जो एनाफिलीज मच्छर है इसके काटने से क्या होता है? इसके काटने से मलेरिया वगैरह हो जाता है, ठीक है, मलेरिया हो जाता है। वहीं क्यूलेक्स जो मच्छर है, ए ऑप्शन में जो आपके दिया गया है, इसके काटने से जापानी इंसेफेलाइटिस और फाइलेरिया जैसी बीमारी हो जाती है, फाइलेरिया, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला सवाल, मनुष्य इतिहास में किस काल में खाद्य उत्पादक बना है? नवपाषाण युग, मध्यपाषाण युग, पुरापाषाण युग या ताम्रपाषाण युग? तो दोस्तों खाद्य उत्पादक कब बना है? तो यह नवपाषाण युग में बना है। इसमें मनुष्य ने खेती करना और पशुपालन के साथ जो है स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया था। वहीं पुरापाषाण काल में क्या है? मनुष्य का मुख्य जीवन क्या था? वह शिकार करता था और अपना जीवन बिताता था। ताम्रपाषाण काल में तांबे का उपयोग इसने करना शुरू कर दिया गया था। चलिए अपना अगला सवाल देखते हैं। रिक्त स्थान, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? बौद्ध धर्म में भिक्षुणी भरने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वह थी महाप्रजापति गौतमी। ये ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। अच्छा, यह जो है गौतम बुद्ध की मौसी थी, बुद्ध की मौसी थी, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बुद्ध की यह मौसी थी। अच्छा, इनके प्रिय शिष्य कौन थे? बुद्ध के जो है प्रिय शिष्य कौन थे? तो वो थे आनंद, ठीक है, आनंद इनके जो है प्रिय शिष्य थे। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, आनंद के आग्रह पर ही संघ में जो है महिलाओं के प्रवेश को जो है अनुमति दी गई थी। चलिए हमारा अगला सवाल, रविकीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? रविकीर्ति जो हैं किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो यह पुलकेशिन द्वितीय के, पुलकेशिन द्वितीय के जो है दरबारी कवि थे, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने जो है रविकीर्ति ने प्रसिद्ध एक ऐहोल अभिलेख की रचना की है। रविकीर्ति ने एक प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख की रचना की है, ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख। अच्छा, ऐहोल अभिलेख को ही एक अन्य नाम से जाना जाता है भारतीय मंदिरों का पालना, भारतीय मंदिरों का पालना, मंदिरों का पालना कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से किस अभिलेख को भारतीय मंदिरों का पालना कहा जाता है, तो कौन सा अभिलेख है? तो ऐहोल अभिलेख है, जिसकी रचना किसके द्वारा की गई है? तो रविकीर्ति के द्वारा, जो कि चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे। हमारा अगला सवाल, चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? चंदावर का युद्ध जो है निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? तो यह जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। हमारा अगला सवाल, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? जिस समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो उस समय दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपको चीज़ें मैं बता देता हूँ। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है, विजयनगर साम्राज्य की सबसे पहले तो स्थापना कब हुई थी? तो ये 1336 ईस्वी में हुई थी, 1336 ईस्वी में। अच्छा, और मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल क्या है? तो 1325 से लेकर के 1351, ठीक है, ये इसका कार्यकाल है। और इसी समय दक्षिण में जो है बहमनी साम्राज्य था, इसकी जो है स्थापना हुई थी, ठीक है। इसको मोहम्मद बिन तुगलक को एक अन्य नाम से भी जाना जा सकता है, बुद्धिमान मूर्ख। इतिहास में इसे क्या कहा जाता है? बुद्धिमान मूर्ख शासक कहा जाता है, बुद्धिमान मूर्ख शासक कहा जाता है, मूर्ख शासक कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से किसे बुद्धिमान मूर्ख शासक की जो है रूप में जाना जाता है, तो कुतुब मोहम्मद बिन तुगलक को। भारत में मुगल राजवंश के संस्थापक बाबर का वास्तविक नाम क्या था? बाबर का वास्तविक नाम क्या था? रुकनुद्दीन मोहम्मद, जैनुद्दीन मोहम्मद, इरफानुद्दीन मोहम्मद या जहीरुद्दीन मोहम्मद? तो दोस्तों इनका वास्तविक नाम क्या था? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद था। अच्छा, बाबर ने जो पानीपत का प्रथम युद्ध था 1526 में लड़ा था और उसके बाद ही इन्होंने मुगल काल की जो है स्थापना करी थी। अच्छा, बाबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? बाबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये मध्य एशिया के फरगना में हुआ था, मध्य एशिया के फरगना में हुआ था, मध्य एशिया में,
ठीक है, मध्य एशिया के फरगना में हुआ था। अच्छा, बाबर का तुर्की ने जो है, बाबर का अर्थ क्या होता है? बाबर तुर्की शब्द है और इसका अर्थ होता है शेर। इसका अर्थ क्या होता है बाबर का? तो शेर होता है। ठीक है। अच्छा, बाबर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी है, तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी, ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो यह तुर्की भाषा में लिखी है। यह भी बहुत बार सवाल पूछा गया है। ठीक है, चलिए, प्लासी का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? बताइए, प्लासी का युद्ध जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो यह 1757 में हुआ था। ठीक है, डी ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा। 23 जून 1757 को, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ठीक है। अच्छा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध जो है कब हुआ था? तो यह 1764 में हुआ था। चलिए, हमारा अगला सवाल, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ से, आगरा से, कानपुर से या दिल्ली से? तो 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। और यह कब शुरू हुआ था? तो 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को यह जो है शुरू हुआ था। अच्छा, इसके पहले मंगल पांडे ने 29 मार्च को बैरकपुर में जो है विद्रोह किया था। यहाँ पर आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, औपचारिक रूप से कब से शुरू हुआ है? तो वो 10 मई 1857 से, औपचारिक रूप से। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल तो कौन था उस समय? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, हमारा अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वह थी एनी बेसेंट। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इन्होंने 1917 में, कब? 1917 में जो है कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। कलकत्ता अधिवेशन की जो है इन्होंने अध्यक्षता करी थी। वहीं सरोजनी नायडू की बात करें तो ये जो सरोजनी नायडू हैं, ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला हैं, पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं पालना है। एनी बेसेंट जो है ये विदेशी महिला थी जिन्होंने पहले कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी, लेकिन वहीं पर सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। अच्छा, इन्होंने कब करा था? तो 1925 में किया था। कहाँ पर? कानपुर में। ठीक, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी और होम रूल लीग आंदोलन को भी इन्होंने जो है जन्म दिया था। और उषा मेहता, ये जो नाम दिया गया है, इन्होंने 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सीक्रेट रेडियो का ऑपरेट किया था। सीक्रेट रेडियो का जो है प्रसारण किया था। ठीक है, ये भी कई बार पूछा गया है सवाल। चलिए, अपने अगले सवाल को देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ है? तो खेड़ा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो दोस्तों, दांडी मार्च के साथ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। अच्छा, इसमें जो है गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को जो है साबरमती आश्रम से पैदल यात्रा शुरू की और 6 अप्रैल 1930 को जो है दांडी पहुंचकर इन्होंने नमक कानून तोड़ा और इसी के साथ जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। अच्छा, जो पैदल यात्रा इन्होंने किया था इसमें कितने लोग शामिल थे? तो इसमें 78 अनुयायी इसमें शामिल थे। जबकि असहयोग आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था? तो ये 1920 में शुरू हुआ था। ठीक है, और वहीं भारत छोड़ो आंदोलन यह 1942 में शुरू हुआ था, 1942 में। ठीक है, 1942 में। और वहीं पर खेड़ा आंदोलन यह 1917-18 के आसपास जो है शुरू हुआ था। चलिए, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो गणतंत्र की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो यह फ्रांस से ली गई है। जबकि ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? तो यह है प्रस्तावना की भाषा लिया है, प्रस्तावना की भाषा लिया है हमने यहाँ से, भाषा। और यहाँ से हमने समवर्ती सूची लिया है, समवर्ती सूची भी यहाँ से हमने लिया है।
जापान से हमने क्या लिया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया है। वहीं जर्मनी से हमने क्या लिया है, तो दोस्तों यहाँ से हमने आपातकाल के दौरान जो है मौलिक अधिकारों का निलंबन का जो क्षेत्र है उसको हमने लिया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों की बात करता है, तो बताइए कौन सा भाग है जो केंद्र शासित प्रदेशों की बात करता है, तो भाग 8 जो है वह केंद्र शासित प्रदेशों की बात करता है। और किस अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है, तो अनुच्छेद नंबर 239 से लेकर के 242 इसके बीच में जो है केंद्र शासित प्रदेशों का जिक्र किया गया है भारतीय संविधान में। और वहीं बात करें कि राज्य सरकार का उल्लेख कहाँ पर है, तो भाग 6 में राज्य सरकार के बारे में बातें की गई हैं। ठीक है, और वहीं पर भाग 10 में किसकी बात की गई है, तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के बारे में। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में, जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बात की गई है। और भाग 11 में किस बात की जिक्र की गई है, तो ये संघ और राज्यों के बीच जो संबंध हैं उनके बारे में बात किया गया है, संघ और राज्य संबंध के बारे में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यहाँ पर असत्य पूछा गया है। तो कुछ मौलिक अधिकार नकारात्मक प्रकृति के होते हैं, ठीक है, ये वाद योग्य हैं। ठीक है, आपातकाल के दौरान केवल अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित किया जा सकता है, ये भी आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं। आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार हैं वह निलंबित किए जा सकते हैं। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा है जो असत्य है, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपातकाल 20 और 21 को जो निलंबित किया जा सकता है, ये जो कहा गया है ये क्या है, पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के समय में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जबकि आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। और कुछ मौलिक अधिकार जो होते हैं नकारात्मक होते हैं, क्योंकि यह सरकार को जो है कार्य करने के लिए कई बार नियम बनाने के लिए भी इसमें जो है ये बाधक बन जाते हैं और न्यायालय द्वारा इनको जो है लागू करवाया जा सकता है, इसलिए यह वाद योग्य भी हैं। हमारा अगला सवाल, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति प्रदान करता है, बताइए। किसके तहत जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, तो किसके तहत, अनुच्छेद 124(2) के तहत जो है नियुक्ति करता है। अच्छा, किस प्रणाली से करता है, तो कॉलेजियम प्रणाली से करता है। और अनुच्छेद 123 में जो है क्या है, तो अध्यादेश जारी कर सकता है इसमें राष्ट्रपति, क्या, अध्यादेश। ठीक है, चलिए। अच्छा, जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनकी सेवानिवृत्ति की जो आयु है वह कितनी है, तो 65 वर्ष है, ये भी आपको ध्यान रखना है, 65 वर्ष। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र भारतीय संविधान में किस भाग में किया गया है, तो भाग 5 में। भाग 5 में भारत के प्रधानमंत्री रिक्त स्थान होता है सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर, वास्तविक कार्यपालक, नाम मात्र का कार्यपालक या न्यायपालिका का प्रमुख। तो दोस्तों भारत का जो प्रधानमंत्री होता है यह वास्तविक कार्यपालक होता है, ठीक है, यह कार्यपालिका का प्रमुख होता है। लेकिन सशस्त्र सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वह होता है राष्ट्रपति। कौन होता है, राष्ट्रपति। तो ये चीज भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हमारा अगला सवाल, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आवंटित की गई हैं, बताइए। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें हैं, तो यह 84 सीटें हैं। और वहीं पर अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी है, यहाँ पर जनजातियों के लिए भी ध्यान रखना है, जनजातियों के लिए कितनी सीटें हैं, वो कितनी है, तो वो है 47। ठीक है, चलिए। अच्छा, वर्तमान में लोकसभा में सीटें कितनी है, तो 543 सीटें हैं। भारत के किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, यानी कि भारत के किसी राज्य का जो राज्यपाल है उसके नियुक्त होने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, बताइए। तो न्यूनतम आयु उसकी कितनी होनी चाहिए, तो 35 साल होनी चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपाल ये दोनों की जो है कितनी होनी चाहिए न्यूनतम आयु, तो 35 साल होनी चाहिए। राष्ट्रपति के लिए भी यही है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें कि लोकसभा के लिए कितनी है, लोकसभा और विधानसभा, विधानसभा जो राज्यों में होती है विधानसभा के लिए, तो इसमें कितनी होनी चाहिए, तो ये 25 वर्ष होनी चाहिए। वहीं राज्यसभा,
राज्यसभा और विधान परिषद के लिए, विधान परिषद के लिए कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 30 वर्ष। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। चलिए, राज्य विधानसभा में धन विधेयक को रिक्त स्थान की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा सकता है। बताइए, राज्यसभा में, राज्य विधानसभा जो है उसमें धन विधेयक को किसकी अनुमति से जो है पेश किया जा सकता है? तो राज्यपाल की अनुमति से। राज्यसभा में जब राज्य विधानसभा में जब धन विधेयक को पेश किया जाता है तो यह राज्यपाल की अनुमति से ही पेश किया जाता है। और ध्यान रखिएगा, यह राज्यों में विधानसभा में पेश किया जाता है, विधान परिषद में यह पेश नहीं किया जा सकता है पहले, जिन राज्यों में विधान परिषद है। हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? बताइए, तो कौन सा है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। अच्छा, इसका जो है स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1862 को, 1 जुलाई 1862 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद जो है बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालयों की जो है स्थापना हुई थी। अच्छा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1866 में हुई थी। 1866 में। यूपी के एग्जाम्स के हिसाब से महत्वपूर्ण है। अच्छा, वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? कुल उच्च न्यायालय कितने हैं? हाई कोर्ट कितने हैं वर्तमान में? तो वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं। भारत में हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? तो हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? तो 1953 में किया गया है। ठीक है, चलिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनकी नगरीय जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे कूट के आधार पर अपने उत्तरों का चयन कीजिए। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में जो जनसंख्या है उनको अवरोही क्रम में आपको बताना है, नगरीय जनसंख्या को। तो सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ पर है? तो जाहिर सी बात है सबसे अधिक महाराष्ट्र में है। फिर उसके बाद कहाँ पर है? तो फिर उत्तर प्रदेश में आती है, उत्तर प्रदेश में। फिर उसके बाद तमिलनाडु में, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल में। तो क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। तो इसमें 1, 3, 2 और 4, ये ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, भारत में कुल नगरीकरण कितना है? जो कुल जनसंख्या का नगरीकरण है वह कितना है? तो 31.16% जो है भारत में नगरीकृत जनसंख्या है। नगरीकृत जनसंख्या जो है कितनी है? 31.16। निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है? बताइए, ठुमरी की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? ठुमरी की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए सारे लोग भाई, कमेंट करिए। ठुमरी की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो गिरिजा देवी को। किसको? गिरिजा देवी को जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर है? तो यह कन्याकुमारी में अवस्थित है। ठीक है। अच्छा, इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था 1970 में। 1970 में इसका निर्माण हुआ था। स्वामी विवेकानंद के सम्मान में इसका जो है निर्माण किया गया था। हमारा अगला सवाल, रविंद्र संगीत का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? रविन्द्रनाथ टैगोर से, रविंद्र जैन से, रवि से या रविशंकर से? तो रविंद्र संगीत जो है किससे संबंधित है? तो रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ जो भारत सरकार के एक रक्षा मंत्रालय के अधीन है, इसका गठन कब हुआ था? डीआरडीओ का गठन कब हुआ था? तो डीआरडीओ का गठन हुआ था 1958 में। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो डीआरडीओ का मुख्यालय भी ध्यान रखना है आपको। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? तो यह है दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली। नई दिल्ली, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता ही है। अच्छा, इसका आदर्श वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम, शक्ति का आधार विज्ञान है। ठीक है, शक्ति का आधार विज्ञान है, यही इसका आधार वाक्य है। अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा है? अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा है? बताइए। मौलिक कर्तव्य सबसे पहले कहाँ शामिल किए गए थे? तो यूएसएसआर में शामिल किए गए थे, सोवियत संघ में। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को हमने वहीं से जो है ग्रहण किया है। अच्छा, भारत में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के तहत जो है शामिल किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत।
1976 के तहत जो है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है। अच्छा, किस समिति ने यह सिफारिश की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति ने, स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश किया था इसकी कि जो है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को जो है शामिल किया जाए। अच्छा, ये भारतीय संविधान में का किस भाग में शामिल किए गए हैं? तो भाग 4A में इसको जो है शामिल किया गया है। और किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद कौन सा है? तो आर्टिकल नंबर है 51A। भाग कौन सा है? 4A, अनुच्छेद है 51A। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये फैक्ट जरूर ध्यान रखिएगा। हमारी कोशिश ये है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको फैक्ट दे दें। हो सकता है कि समय ज़रूर लगेगा, लेकिन आपको अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। सिर्फ सवालों की गणना के आधार पर ऐसा नहीं करना है कि बहुत सारे आपने सवाल सॉल्व कर लिए, अब फिर आप परीक्षा में जाएंगे तो फिर आपसे सवाल सॉल्व ना हो। आप कम सवाल सॉल्व करिए, उसके एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़िए, ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, किस भाषा को पूर्व का इतालवी कहा जाता है? बताइए, पूर्व का इतालवी जो है किस भाषा को कहा जाता है? तो तेलुगु को जो है पूर्व का इतालवी कहा जाता है। इसे इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। ठीक है, इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। हमारा अगला सवाल, संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन एक संस्था है? बताइए, संगीत नाटक अकादमी जो है भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन एक संस्था है? युवा मामले और खेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय। बताइए, संगीत नाटक अकादमी आप सभी लोगों को पता है ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अच्छा, इसकी स्थापना जो है कब की गई थी? तो 1953 में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके द्वारा है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी जो है प्रदान किया जाता है। हमारा अगला सवाल, भारत अपनी अधिकांश पश्चिमी सीमा किस पड़ोसी देश के साथ साझा करता है? पाकिस्तान, भूटान, चीन या म्यांमार? बताइए, भारत अधिकांश पश्चिमी सीमा किस देश के साथ साझा करता है? तो पश्चिमी सीमा कहाँ पर होगी? जैसे ये आपका ये गुजरात देखने को मिलता है, ऐसे यहाँ से फिर आपका राजस्थान है, फिर पंजाब है, फिर जम्मू कश्मीर, तो ये पश्चिमी सीमा हो गई। यहाँ पर कौन सा देश है? तो पाकिस्तान देश है। ठीक है, तो किसके साथ साझा करता है? तो पाकिस्तान के साथ साझा करता है। और पाकिस्तान और भारत के बीच जो सीमा है उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको नाम दिया जाता है रेड क्लिफ सीमा, रेड क्लिफ सीमा। ठीक है, अच्छा, भारत और भूटान के बीच कौन सी सीमा है? तो यह है डूरंड सीमा। ठीक है, डूरंड सीमा। और भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा है? तो मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन। तो ये पॉइंट भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर हिमालय का एक भाग है? बताइए, कौन सा पर्वत शिखर जो है हिमालय का एक भाग है? धूपगढ़, कलसुबई, तारामती। तो दोस्तों, कामेत जो है यह हिमालय का एक भाग है। और यह कहाँ पर है? तो यह उत्तराखंड में है। कहाँ पर? उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के चमोली जिले में। कहाँ पर? चमोली जिले में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जबकि धूपगढ़ कहाँ पर है? यह तो सतपुड़ा श्रेणी का भाग है और यह मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? तो यह मध्य प्रदेश में है, हिमालय उत्तरी क्षेत्र में अवस्थित है, आप सभी लोगों को पता है। जबकि कालसुबई कहाँ पर है? तो यह महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए, और तारामती कहाँ है? यह भी पश्चिमी घाट में है, जो कि दक्षिण भारत के क्षेत्र में पड़ती है। कहाँ पर? पश्चिमी घाट। चलिए, भारत के उत्तरी मैदान किस मृदा के बने हैं? बताइए, भारत का जो उत्तरी मैदान है किस मिट्टी के बने हैं? काली मृदा, लेटराइट मृदा, जलोढ़ मृदा या पीट या जैविक मृदा? बताइए। तो दोस्तों, उत्तरी क्षेत्र में कौन सी मृदा का सर्वाधिक विस्तार है? तो जलोढ़ मृदा का, क्योंकि यहाँ पर नदियों का विस्तार बहुत ज़्यादा है और नदियों के द्वारा जो नई मिट्टी लाई जाती है उसे हम जलोढ़क मृदा कहते हैं। और इसी को हम खादर मृदा भी कहते हैं, खादर मृदा भी कहते हैं, या उपजाऊ मृदा होती है। वहीं पर काली मृदा का विस्तार सबसे अधिक कहाँ पर हुआ है? तो ये दक्कन के क्षेत्र में हुआ है। कहाँ पर? दक्कन के क्षेत्र में। लेटराइट मृदा का जो है विस्तार है दक्षिण भारत में पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी घाट के पास जो है इसका विस्तार अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, और काली मिट्टी जो होती है कपास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है उपजाऊ के लिए। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है किस राज्य में अवस्थित है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? तो यह उत्तराखंड में अवस्थित है। और 1998 में यूनेस्को के द्वारा इसको विश्व धरोहर स्थल जो है घोषित किया गया था। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से किस राज्य को लाभ हुआ है? इंदिरा गांधी नहर से निम्नलिखित में से किस राज्य को जो है लाभ हुआ है? किस राज्य को लाभ हुआ है? तो राजस्थान को जो है सबसे अधिक लाभ हुआ है। और ये भारत की सबसे लंबी नहर है, यह भारत की सबसे लंबी नहर है।
सबसे लंबी नहर है। ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। सतलज और ब्यास के नदियों के संगम पर इसमें हरिके बैराज बनाया गया है और यह इसी के द्वारा जो है मरुस्थलीय क्षेत्र जो राजस्थान का है, इस क्षेत्र को जो है हरा भरा करने में मदद मिलती है और इसे राजस्थान नहर के रूप में भी जाना जाता है। चलिए, भारत में औस, अमन और बोरो शब्द का संबंध किस फसल से है, यानी किस फसल की किस्में हैं औस, अमन और बोरो? तो किसकी किस्में हैं? तो ये धान की किस्में हैं, ठीक है। चलिए, हमारा अगला सवाल, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? कोल्लम, ठाणे, अजमेर या पुणे? बताइए। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो है जिला कौन सा है? तो वह है ठाणे। ये कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का, ठीक है, महाराष्ट्र का यह जिला है। और अच्छा, ये बात और ध्यान रखना है, सबसे अधिक वाला पूछा है। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा दिबांग घाटी। दिबांग घाटी ये कहाँ का है? तो यह अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश भारत का ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे कम जनघनत्व पाया जाता है, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। किस क्षेत्र में भूजल का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? कृषि में, घरेलू क्षेत्र में, शिक्षा में या औद्योगिक में? दोस्तों, जो ग्राउंड वाटर है उसका सर्वाधिक उपयोग कहाँ पर होता है? तो कृषि के क्षेत्र में होता है। जो अगर पूरा जल जो निकाला जाता है, भूजल दोहन जो किया जाता है, उसका लगभग 89% कहाँ पर यूज़ होता है? तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो है इसका उपयोग होता है, ठीक है। चलिए, ओजोन परत वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है? बताइए। ओजोन परत जो है वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है? कहाँ पर पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। अच्छा, ये मुख्य रूप से कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है? तो ये 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये मुख्य रूप से पाई जाती है। और सबसे अधिक ये किस मोटाई का किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर सबसे मोटी होती है, सबसे मोटी जो है इस ऊंचाई पर होती है ये, ठीक है। चलिए, और क्षोभ मंडल किसके लिए जाना जाता है? तो क्षोभ मंडल में जो है समस्त मौसमी घटनाएं यहीं पर होती हैं। मौसमी घटनाएं कहाँ पर होती हैं? तो यहीं पर होती हैं, क्षोभ मंडल में। चलिए, अपने अगले सवाल को देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को किस रूप में जाना जाता है? ज्वालामुखी, भूपर्पटी, आच्छादन या क्रोड? तो दोस्तों, सबसे पहले हम पृथ्वी का एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं और उसको ऐसे समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? भूपर्पटी, भूपर्पटी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रस्ट, क्रस्ट भी कहते हैं। और बीच का जो भाग है इसको हम मेंटल कहते हैं, ठीक है, मेंटल कहते हैं। और तीसरा जो भाग है, आंतरिक भाग, इसको हम कोर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जो भूपर्पटी या क्रस्ट है किसकी बनी होती है? तो सियाल की बनी होती है, सियाल की। सिलिका और एल्यूमिनियम के तत्व इसमें प्रधान रूप से पाए जाते हैं। और मेंटल जो होती है यह सीमा की बनी होती है, सीमा की। सिलिका और मैग्नीशियम के तत्व इसमें प्रधान रूप से पाए जाते हैं। अगर बात करें कोर की तो यह निफे की बनी होती है, निफे की। निकिल और फेरस यानी कि निकिल और आयरन के तत्व जो है इसमें अधिक रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ जानना है आपको। हमारा अगला सवाल, सभी प्राकृतिक भूकंप कहाँ पर आते हैं? स्थल मंडल, जल मंडल, जीव मंडल या दुर्बलता मंडल? तो दोस्तों, सभी प्राकृतिक भूकंप कहाँ पर आते हैं? तो स्थल मंडल में आते हैं। जब प्राकृतिक भूकंप समुद्री क्षेत्र में आते हैं, जलीय क्षेत्र में आते हैं, तो उससे किसका निर्माण होता है? सुनामी का निर्माण होता है, ठीक है। विख्यात भारत माता का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? लखनऊ में, वाराणसी में, प्रयागराज में या मेरठ में? तो यह वाराणसी में अवस्थित है विख्यात भारत माता का मंदिर। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? नोएडा जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो कहाँ पर अवस्थित है? तो गौतम बुद्ध नगर में अवस्थित है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में महिला साक्षरता दर किसमें सबसे कम है? तो वह है श्रावस्ती में। कहाँ पर? श्रावस्ती में। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं? बताइए। उत्तर प्रदेश के में कोयले के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं? तो सिंगरौली क्षेत्र में। कहाँ पर? सिंगरौली क्षेत्र में। यमुना एक्सप्रेस वे है
नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक, नोएडा से ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, लखनऊ से आगरा तक, या आगरा से इलाहाबाद तक? बताइए। यमुना एक्सप्रेसवे, तो यह ग्रेटर नोएडा से कहाँ तक है? आगरा तक है। बी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पंडित बिरजू महाराज कथक संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में पंडित बिरजू महाराज कथक संस्थान जो है यह कहाँ पर अवस्थित है? बताइए। तो कहाँ पर है? लखनऊ में अवस्थित है, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग के लिए कौन सा जो है जिला प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग के लिए कौन सा जिला जो है प्रसिद्ध है? तो वह है बरेली। कौन सा है? बरेली प्रसिद्ध है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो यह अवस्थित है मेरठ में। कहाँ पर? मेरठ में। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया था? मिड डे मील कार्यक्रम का आरंभ जो है कब हुआ था? तो वर्ष 1995 में जो है यह प्रारंभ हुआ था। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया है। अच्छा, यह द्वितीय राजभाषा जो है कब घोषित की गई थी? तो कब घोषित की गई थी? तो 1989 में जो है इसको घोषित किया गया था, उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में। जुलाई 2025 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? बताइए। कौन है जो भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है 2025 में? तो वो हैं आस्था पूनिया। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल, जून 2025 में किस राज्य के तेगबीर सिंह ने माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बनकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? बताइए। तेगबीर सिंह जो कि माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बनकर इन्होंने जो है एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये कहाँ के हैं? तो ये हैं पंजाब के। कहाँ के? पंजाब के हैं। जुलाई 2025 में प्रसिद्ध मेंटलिस्ट और मैजिशियन सुहानी शाह को किस देश के द्वारा आयोजित वर्ल्ड चैंपियन ऑफ द मैजिक बेस्ट मैजिक क्रिएटर का जो है अवार्ड दिया गया है? बताइए। सुहानी शाह को अभी हाल ही में वर्ल्ड चैंपियन ऑफ मैजिक में बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड दिया गया है। तो किस देश में दिया गया है? ये अवार्ड कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये इटली में आयोजित किया गया था। चलिए अपने अगले सवाल को देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, मई 2025 में कौन भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहली महिला एडीसी नियुक्त की गई हैं? बताइए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहली महिला एडीसी कौन नियुक्त की गई हैं? तो फाइटर लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी को जो है नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के एडीसी के रूप में। जून 2025 में कौन नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है? नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो डांगेटी जानवी बनी है। ठीक है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान जो है स्थापित किया गया था? बताइए। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था? 77 में क्या होगा? बताइए। तो क्या हो जाएगा? तो केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया की पुस्तक जो है लिखी गई है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है? तो यह किसकी है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। आप सभी लोगों को पता है। दोस्तों, किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त होने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए। उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त होने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? तो वह उत्तर प्रदेश सरकार। चलिए हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई पुस्तक है? निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पर होगा? कौन सी बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखित पुस्तक है? तो कौन सी है? द ओरायन। इसका नाम क्या है? द ओरायन। बी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। यंग इंडिया किसकी है? तो ये महात्मा गांधी की है। महात्मा गांधी की। ठीक है। हमारा अगला सवाल, भारत और नेपाल के बीच जो सीमा विवाद है किस क्षेत्र को लेकर के है? बनबासा, कालापानी, जोगबानी या रुपईडीहा? तो किसको लेकर के है? तो कालापानी को लेकर के है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का हिस्सा बनने वाली योजनाओं के संदर्भ में गलत है? बताइए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा
विकल्प महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का हिस्सा बनने वाली योजनाओं के संदर्भ में गलत है। कौन सा है बताइए? तो आयुष्मान भारत योजना, ये किससे संबंधित है? ये जो है स्वास्थ्य से संबंधित यह योजना है। वंचित बच्चे निम्नलिखित अभाव में किस अभाव के कारण पीड़ित होते हैं? वंचित बच्चे जो हैं निम्नलिखित में से किस अभाव के कारण पीड़ित होते हैं? धन का अभाव, शिक्षा का अभाव, पोषण का अभाव या उपर्युक्त सभी? तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? तो ये उपर्युक्त सभी हो जाएगा। जनता द्वारा पुलिस के कामकाज के खिलाफ उठाई गई निम्नलिखित में से सबसे गंभीर शिकायत कौन सी है? समय पर अपराध स्थल पर ना पहुंचना, गैंगस्टर के द्वारा की गई शिकायत दर्ज करने से मना करना, यातायात के संबंधी मामलों को हल करने की कोशिश नहीं करना, अवैध रूप से एक संदिग्ध को हिरासत में लेना और उसे यातनाएं देना। बताइए सबसे गंभीर आरोप कौन सा है? तो दोस्तों जनता के द्वारा पुलिस के कामकाज के खिलाफ उठाई गई जो निम्नलिखित में से सबसे गंभीर शिकायत है वह अवैध रूप से एक संदिग्ध को हिरासत में लेना और उसे यातनाएं देना। जबकि आपने सिर्फ उसको संदिग्ध समझा है, वह अपराधी नहीं है जिसको आप इतनी यातनाएं दे रहे हैं। भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने में मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है किस महीने में मनाया जाता है? तो यह नवंबर के महीने में मनाया जाता है। गलीलियन उपग्रह किस ग्रह के हैं? बताइए गलीलियन उपग्रह जो है किस ग्रह का है? तो यह बृहस्पति का है। ठीक है, बृहस्पति का है। हमारा अगला सवाल, प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई है? द रिटर्न ऑफ द नेटिव जो है वह किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह थॉमस हार्डी के द्वारा लिखी गई, थॉमस हार्डी के द्वारा। उत्तर प्रदेश में उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए जाना जाता है? बताइए उत्तर प्रदेश का कौन सा है जो पारंपरिक नृत्य है और वह अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए जाना जाता है? तो कौन सा है? तो यह कथक है। अच्छा, ये कथक है। ठीक है, कथकली कहाँ का है? तो ये है, ध्यान रखिएगा, कथकली कहाँ का है? कथकली, तो ये केरल का है, केरल का है। ठीक है। अच्छा, ये भरतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का। ठीक है। अच्छा, ये कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है। छऊ कहाँ का है? तो ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के आसपास जो है ये भी मनाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY क्या है? यह जैविक खेती प्रथाओं का समर्थन और बढ़ावा देता है और स्थायी कृषि विधियों को अपनाने के लिए किसानों को सब्सिडी प्रदान करता है। नहीं, बिल्कुल गलत है। PMFBY ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार करती है और कृषि समुदायों में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। तो ये भी गलत है। इसमें जो है अन्य विकल्प जो दिए गए हैं, यह कृषि बाजारों को नियंत्रित करता है और किसानों की उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करता है। तो क्या है? तो ये भी जो है गलत नज़र आ रहा है। ठीक है। जबकि कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करता है, ये बिल्कुल सही है। कृषि क्षेत्र में जो है सस्टेनेबल तरीके से, सतत तरीके से उत्पादन का समर्थन करता है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कितनी भाषाओं में जो है अनुवाद किया गया है? मानव अधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा है इसका कितनी भाषाओं में जो है अनुवाद किया गया है? तो 500 से अधिक भाषाओं में जो है इसका अनुवाद किया जा चुका है। रियल किस देश की मुद्रा है? बताइए रियल जो है किस देश की मुद्रा है? तो यह ब्राज़ील की मुद्रा है। कहाँ पर? ब्राज़ील की मुद्रा है। किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मार्च का जो दूसरा बुधवार होता है उसको, मार्च का दूसरा बुधवार जो होता है धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इथियोपिया की मुद्रा क्या है? बताइए इथियोपिया की मुद्रा क्या है? तो यह है बिर्र। ठीक है, इसका नाम क्या है? बिर्र। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करता है? बताइए केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी जो है निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करता है? तो ग्रुप ए के जो पुलिस अधिकारी हैं उनको। अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी है? तो यह ब्यूनस आयर्स है। भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं? भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं? बताइए। तो 7 केंद्रीय प्रशिक्षण विद्यालय हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लाओस की राजधानी क्या है? लाओस की राजधानी क्या है? तो वियंतियाने। ठीक है, लाओस की राजधानी क्या है? वियंतियाने। अच्छा, काठमांडू कहाँ की है? तो यह नेपाल की है। ठीक है,
नेपाल की। हमारा अगला सवाल, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति सभी मानवाधिकार क्या कहलाते हैं? 18 वर्ष से जो कम आयु का व्यक्ति है उसके सभी मानवाधिकार क्या कहलाते हैं? बाल अधिकार, विशेष अधिकार, कानूनी अधिकार या मानव अधिकार। तो क्या कहलाते हैं? तो ये बाल अधिकार कहलाते हैं। जब व्यक्ति 18 साल से कम का होता है तो उसके सभी जो मानवाधिकार होते हैं उनको बाल अधिकार कहा जाता है। सोशल मीडिया पर TBT का अर्थ क्या है? बताइए, सोशल मीडिया पर TBT का अर्थ क्या है? क्या है इसका अर्थ? ट्यूजडे बेस्ट थिंग, थ्रोबैक थर्सडे या टेक्स्ट बैक टाइम। क्या हो जाएगा बताइए TBT का अर्थ? तो ये हो जाएगा थ्रोबैक थर्सडे। सी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कोशिश की है कि अच्छे तरीके से पूरे टेस्ट पेपर को जो है कवर किया जाए। हो सकता है कि कुछ जगह स्लिप ऑफ टंग हो गया हो, क्योंकि काफ़ी देर से स्क्रीन पर देखने की वजह से दोस्तों ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी। उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो आप सभी लोगों के लिए अपलोड की जाए आप उससे वंचित ना रहें, समय रहते सारी चीज़ों को अच्छे से देख पाएँ। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।